ठीक है, अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेटा बेस्ड, इसमें डेटा बेस्ड सवाल आते हैं, कुछ कुछ वैल्यूज आते हैं और न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो न्यूमेरिकल आने ही आने। हमने घर के लिए कुछ नहीं छोड़ना, इसी लेक्चर में यहीं पे सब खत्म कर देना। ठीक है, नहीं समझ आएगा आप 10 बार पूछो, ये मत सोचो रिकॉर्डिंग चल रही है क्या हो रहा है, तो हमारी टेंशन है। ठीक है, तो हमने यहीं पे खत्म करना है इसको। ठीक है, सबसे पहले देखो ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन, सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज समझाऊंगा। जब आप फिजिक्स पढ़ते हो ना बच्चे, फिजिक्स में फिजिक्स में ना 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं। कितनी फोर्सेज हैं? 4 फंडामेंटल फोर्सेज। बाकी सारी फोर्सेज इसी में से निकली। जैसे हम यूनिट्स की बात करते थे ना, कि फंडामेंटल यूनिट थे, तो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, फिर बाकी यूनिट उससे निकलते थे। फिजिक्स की नेचर में कितनी फोर्सेज हैं? 4 फंडामेंटल फोर्सेज। वो कौन सी फोर्स है? पहली फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होती है, जितनी भी करंट स्टूडेंट की गेम है सब यही देखता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को थोड़ा चलाया तो फिर वो करंट बन गई, खाली ये फोर्स है। दूसरी फंडामेंटल में आती है आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर की, न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर फोर्स, ये आपको कोई लेना देना नहीं इससे। तीसरी वाली होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या है? और जो लास्ट वाली है वो आपकी कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन अगर आपको पूछेंगे, ग्रेविटेशन होती क्या है? जो फिजिक्स, जो जिस पे पूरा यूनिवर्स चलता है ना 4 फंडामेंटल फोर्सेज में, तो उनमें से एक क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ग्रेविटेशन क्या हो गई? वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेज। तो ग्रेविटेशन एक हमारी क्या हो गई? फंडामेंटल फोर्स हो गई सबसे पहले। ठीक है, क्या हो गई? फंडामेंटल फोर्स। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है, फंडामेंटल होती है एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको यो इंपॉर्टेंट याद रखना, वो ये है कि ये वीकेस्ट फोर्स है। ये क्या है? सबसे कमजोर फोर्स दुनिया में कौन सी है? ग्रेविटेशनल। ठीक है, और इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर होता है अट्रैक्टिव नेचर, मतलब ये अट्रैक्ट करती है। ये क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है, और ये हमेशा एक टाइम पे दो बॉडीज के बीच में ही लगती है, एक टाइम पे। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरा ये एक सेंट्रल फोर्स भी है। ये क्या है आपकी? सेंट्रल। सेंट्रल फोर्स वो होती है जो एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर तक लगती है। एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक लगेगी, सेंट्रल फोर्स है। और है बहुत वीक। मतलब ग्रेविटेशन पता है क्या बोल रहा है? ग्रेविटेशन इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज उठा ले, उनके बीच में फोर्स लग ही रही है हमेशा। इसका कहने का मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ये अलमारी है, फिर अलमारी में भी फोर्स लग रही है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन ये इतनी वीक है, ना तो मैं इस पे कोई इफेक्ट डाल सकता हूँ, ना ये मेरे पे कोई इफेक्ट डाल सकती है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो हम यहाँ पे खड़े हैं, एक टाइम पे मेरी और चेयर के बीच में फोर्स लग रही है, लेकिन फोर्स बहुत वीक है अट्रैक्शन की फोर्स, लेकिन है बहुत वीक। समझ आ रहा है? लेकिन क्या हो, अगर ऑब्जेक्ट वीक फोर्स है ना, मान लो हमारे पास वो छोटी सी कोई डिवाइस, उसमें करंट आ रहा है, भाई वो हमें फील भी नहीं होगा। क्या हो अगर मैं डिवाइस इतने बड़े कर दूं, करंट क्या हो रही है? ज्यादा रहेगी ना। अगर अट्रैक्शन की फोर्स है तो छोटा है, छोटा मास है, तो अभी हम छोटे हैं भाई, छोटा मास है तो चल नहीं फील हो रही। क्या हो अगर मैं ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा कर दूं, तब तो फील होगा, तब तो फील होगा। तो ये कहना चाहता है कुछ ऐसे, ये बोल रहा है, मान लो एक ऑब्जेक्ट ले लिया सन, ये क्या ले लिया मैंने? इसका मास ले लिया मैंने कैपिटल एम। क्या ले लिया? दूसरा ले लिया अर्थ, इसका मास क्या ले लिया? स्मॉल एम। समझना ध्यान से, ठीक है? M1 M2 भी ले सकते हो। सेंट्रल फोर्स है तो मतलब सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक फोर्स लगेगी। देखो प्लैनेट है ना, सोलर सिस्टम में, सारे अपनी अपनी जगहों पे घूम रहे हैं, ना कोई इधर जा रहा है, ना इधर, ना ऊपर, ना नीचे। यूनिवर्स में तो होल्ड करने के लिए कुछ नहीं है, तो ग्रेविटेशन ने उनको होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस मैं ले लेता हूं R। ठीक, एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर पे फोर्स लग रही है। अब न्यूटन बोलता है, अब न्यूटन को आप ऐसे पढ़ते हो, न्यूटन भाई पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल गिर गया, उसने बोला कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है? ऐसा नहीं हुआ था, ये कभी नहीं हुआ था। एप्पल नीचे क्यों गिरता है? नहीं, ये तो बड़ी पहले से डिस्कवर हो चुका था कि कोई चीज नीचे गिरती है। उसने ये बताया था अगर एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो एप्पल के बीच में और अर्थ के बीच में कितनी फोर्स लगेगी। उसने एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स बता दी। समझ आया? समझ आया? उसने सीधे बता दिया इतनी फोर्स लगेगी भाई। तो अब ये बोल रहा है न्यूटन के हिसाब से इन दोनों ऑब्जेक्ट की फोर्स किस पे डिपेंड करेगी? पहले वो डिपेंड करेगी प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे। किस पे डिपेंड करेगी? मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मतलब कहने का मतलब है
अगर तू मास बढ़ाता जाएगा फोर्स भी बढ़ती रहेगी। देख पंकुल, क्या होता है जो सामने सामने हम लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये होता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या होता है? ये होता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सामने सामने लिखा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर नीचे लिखा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली में क्या होता है, एक चीज बढ़ती है दूसरी कम होती है। डायरेक्टली में क्या होता है, एक बढ़ के दूसरी भी बढ़ रही है। सामने सामने लिखा, ये सही हो गया। कहने का मतलब मैं शुरू से आपको ये बताता हूं, अगर छोटा मास है तो कम फोर्स, ज्यादा मास है तो ज्यादा फोर्स, तो यही तो बोल रहा है। दूसरी बात है, अगर ऑब्जेक्ट मैंने इधर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मैंने इधर रखा हुआ है, इधर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहां रख देता हूँ। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ही दूर लेते रहूंगा तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। सिंपल है ना। देखो पास लेता हूँ फोर्स बढ़ती रहेगी, दूर लेता, अगर पास लाऊंगा फोर्स करती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इसको ना मैग्नेट के हिसाब से समझ ले, दूसरे लॉ को। एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट, पास लाऊंगा फोर्स बढ़ेगी, दूर ले जाऊंगा फोर्स कम। तो इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो फोर्स कम हो रही है। ये समझ आया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, अब मैं दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे? ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एम अपॉन आर का, ऐसे होगा। दोनों कंबाइन करने के बाद तुम्हें कोई जरूरत नहीं है सब लिखने की, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब मैं हटाऊंगा, प्रोपोर्शनल मैंने तुम्हें बताया था, हम फिजिक्स पढ़ रहे थे तभी मैंने बताया था, जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगेगा। वो डिपेंड कर रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं। करंट पढ़ रहे हैं तो उसमें उस हिसाब से लगेगा, कुछ और पढ़ रहे हैं तो उसमें उस हिसाब से लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कैपिटल जी लगता है कांस्टेंट। ये जो कैपिटल जी है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। अब आप समझो, जो आपको फाइनल एक्सप्रेशन याद रखनी है वो ये है, एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। जी आ गया कांस्टेंट, मास बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होगी। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ तो ये बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने दिया था इसलिए हम क्या बोलेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ आया आपको? ये समझ आया? ये याद रखना है, एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर का, जी क्या होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, यहां तो सही है, यहां तो समझ आया। हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा अभी तक, ग्रेविटेशन क्या होता है। फिजिक्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर और ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक फोर्स है। होती क्या है, वीकेस्ट फोर्स है, अट्रैक्शन की फोर्स है, किन्हीं दो बॉडीज के बीच में लगती है, और सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ग्रेविटेशन क्या पढ़ा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। यहां तक ठीक है। हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या निकली, एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अभी हम निकाल रहे हैं एसआई यूनिट ऑफ जी। क्या निकाल रहे हैं, कैपिटल जी का एसआई यूनिट क्या होगा। ध्यान से देखो, जी का एसआई यूनिट निकालना ना, एफ को इधर रखो, आर स्क्वायर को ऊपर ले आओ, एम एम को नीचे ले आओ, यहां सिर्फ जी रह जाएगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ध्यान से देख लो ना, मैं तुम्हें फाइनल एक्सप्रेशन बता दूंगा। फोर्स क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। ऊपर आ गया, नीचे मास इंटू मास, तो केजी का स्क्वायर। जी का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ये किसका हो गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। नीचे ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया ग्रेविटेशन का एसआई यूनिट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, कांस्टेंट का एसआई यूनिट ये है। और इसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ये वैल्यू आपको रटनी है, आप रटो, आपको याद करनी है, आप याद करो, अगर करनी पड़ेगी, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, 6.67 इंटू, ये आया कैसे मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ। एक बार मास लिया अर्थ का, एक बार मून का, दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया। ठीक है, कर सकते हैं, बट हमारे काम का नहीं है तो हमने क्यों करना, डेरिवेशन थोड़ी करने बैठ रहे हैं यहाँ पे। यूनिवर्सल लॉ की भी डेरिवेशन नहीं थी, लेकिन यार सीधा फिर डायरेक्टली लटा जाता है। ये समझ रहा है, देने वाला कौन है, न्यूटन।
डिपेंड किस पे करता है, अगर मास बढ़ेगा तो ये, इसमें क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं, क्या होगा अगर मैं डिस्टेंस हाफ कर दूं, क्या होगा अगर मैं डिस्टेंस, कितनी फोर्स लगेगी, मैं फोर्स में क्या चेंज आएगा, क्या होगा मैं डिस्टेंस डबल कर दूं, क्या होगा मैं मास हाफ कर दूं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये तीनों भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, तरीके से सवाल आता है। तो बोलता है अगर दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस हो जाए हाफ, तो नई वाली फोर्स और पुरानी वाली फोर्स में क्या रिलेशन बचेगा, समझ आ रहा है, वो डिस्टेंस क्या कर देंगे हाफ, तो करके देखते हैं। इफ डिस्टेंस इज हाफ व्हाट विल बी न्यू फोर्स, सिंपल शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, न्यू फोर्स क्या होगी। देखें ध्यान से देखें क्वेश्चन कैसे निकलता है, ये आ गया m, ये आ गया स्मॉल m, इसके बीच का डिस्टेंस क्या था r, पहले पहले r था, पहले फोर्स क्या हुई होगी F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर का, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब उसने मास को चेंज करने के लिए, आप लोग क्यों पागल हो गए हो, आप लोग नोट क्यों कर रहे हो, समझो, कहीं नहीं जाएगा, बोर्ड पे रहता है, अगर आप बोलोगे मैं यहीं से पीडीएफ बना के आपको अभी सेंड कर दूंगा, कहीं नहीं जाते। ये आ गया पहले, पहले इतनी फोर्स लगी होगी, अब बोलते हैं नई वाली फोर्स निकालो, नई वाली फोर्स में आर की जगह पे आर डैश आपका क्या कर दिया इसने, आर बाय हाफ कर दिया ना, हाफ कर दिया ना, एक्चुअल बाकी सेम है। एफ डैश क्या रहेगा आपका देखना, जी भी सेम रखा, एम भी सेम, एम भी, आर स्क्वायर की जगह क्या रहेगा आर डैश का न्यू डिस्टेंस है ना, कम हो गया, एफ डैश इक्वल टू जी एम एम, आर डैश की जगह क्या लिखेंगे आर बाय टू का स्क्वायर, ठीक है, एफ डैश क्या रहेगा ध्यान से, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4, यही होगा, और ऊपर चल जाएगा, एफ डैश का रहेगा 4 जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर है, एफ के बराबर, तो एफ डैश आपका क्या रहेगा 4 टाइम्स एफ, मतलब जो नई फोर्स होगी पुरानी वाली से 4 गुना बढ़ गई, क्या हो गया नई फोर्स। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज हाफ्ड एंड मास रिमेन सेम, तो द न्यू फोर्स विल बी, आप वो लिखेगा 2 टाइम्स इंक्रीज, 4 टाइम्स इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे, ठीक है, तो ये है, समझ रहे हैं। अब अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर है, तभी तो सही चल रही है, जिंदगी के सारे मसले सही चल रहे हैं, पक्का, लड़की उड़की की दिक्कत तो नहीं कोई है, डिस्ट्रैक्टेड जैसा लग रहा है मुझे कुछ दिनों से, यहाँ सही है, मैं बोल रहा हूँ सब कर लेना, ये मत करना, ठीक है, अच्छा यहां तक नहीं, इतना तो मैं गाइड कर सकता हूँ, है ना, बाकी सब चीजों से मैं तुझे बोल रहा हूँ, जो बंदे टॉप के नशेड़ी है वो भी सुधर गए, मैं सुन ले, जो बंदे गलत संगत में पड़े वो भी सुधर गए, ठीक है, जिन्होंने क्राइम किया वो भी सुधर गए, ये वाले नहीं सुधरते, ठीक है, इसमें सीधा अटैक होता है इधर मेंटल हेल्थ, ठीक है, दूर रहना है सबसे। अगर बोलता है डिस्टेंस, तो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मुझे लड़कियों से कोई दिक्कत है, ऐसी बात नहीं है, ये भी हमारे बच्चे बैठे हैं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है ना बेटा, तो लड़कियों को ये बोलूंगा आप भी सबसे दूर रहो, अभी हमारे पास बड़ा कुछ करने को है, फिर देखो यार तुम एक बार नौकरी लो, उसके बाद चेक करते हैं तुम स्कीम अपनी, पहले जॉब तो लो, सबसे पहले पैसा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाकी सब सबके लिए, लड़का और लड़की हो सबके लिए, ठीक है, नहीं पैसे लो फिर देखते। अच्छा ऐसा नहीं है, कोई अगर आपका दोस्त है फ्रेंड है, अगर आपको बहुत सपोर्ट करे, सपोर्टिव नेचर है, जो कि -1% चांस, ठीक है, अगर है तो बढ़िया, अगर डिस्टेंस आपका 2 गुना बढ़ जाए तो फोर्स के साथ क्या होगा, है क्या होगा, है ना, बढ़ेगी कम होगी, गलत है, गलत है थोड़ा, मैं स्कीम दे रहा था तो मैं हाइप दे रहा था भाई यार, देख अब क्या सीन है यहां समझ, पहले सबसे पहले एक बात समझनी है बकुल भाई, क्या करना है हमने, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है ना तो फोर्स कम होगी, 8 गुना हो ही नहीं सकती, अगर मास बढ़ता फिर तुम बोल सकता था, ठीक है, समझ आ रहा है। अब तुम देखना डिस्टेंस बता था, यहाँ पे एक है, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा तो ऑब्वियसली फोर्स कम होगी यार, मैग्नेट के दिमाग में लेके चलो ना, थोड़ी प्रोसेसर बनाओ अपने, बढ़ाओ, देखो पहला वही एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, ये हम साइड पे रख लेंगे, एक्चुअल फोर्स पहले की थी। दूसरी बार डिस्टेंस आर की जगह पे कितना हो गया, आर डैश कितना हो गया आपका 2 टाइम्स आर हो गया, बस वैल्यू भी डालनी, एफ डैश इक्वल टू जी, अब मैं थोड़ा सीधा लिख रहा हूं ना, आर के स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे
2r का स्क्वायर। तो एफ डैश क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन 4r का, तो ऐसे अलग से लिख सकते हैं 1/4 इंटू जी एम एम अपॉन आर का, तो क्या हो गया एफ डैश इक्वल टू f/4। 4 गुना क्या हो गई, कम हो गई, फोर्स 4 गुना क्या हो गई, कम हो गई। देखो ध्यान से समझो चक्कर क्या हो रहा है। एक्चुअल फोर्स तो अगर आप अगर बोल रहे ना न्यू फोर्स क्या होगी, तो एक्चुअल वाली तो वैसी होगी, जो पहले लग रही थी वो तो वैसी होगी, न्यू वाली पे जो चेंज हुआ उसको चेंज कर दो, बाकी को रहने दो। ठीक है, समझ आ रहा है, पक्का? ठीक है, मैं तुम्हें बोल रहा हूं बाद में ऐसा नहीं हमारे साथ होना चाहिए कि यार हमने ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये हमें आता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ एक्स्ट्रा पढ़ लोगे कहीं नहीं जाएगा, कम पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना? एक्स्ट्रा पढ़ेंगे क्या हो जाएगा भाई, पढ़ा हुआ आता है नॉलेज। और हमें शुरू में ऐसा लगता है जब हम बोलते यार ये भी पढ़ रही है, ये भी पढ़ रही है, ये पढ़ रही है, तुम पढ़ते जाओ, एक टाइम पे देखना तुम्हारे सब सब्जेक्टों की नॉलेज बराबर हो जाएगी, एक टाइम पे तुम्हें हर सब्जेक्ट की नॉलेज एकदम सही हो जाएगी। ये बस प्रैक्टिस की गेम और कुछ नहीं। तुम कितने इंटेलिजेंट हो कितने लायक हो फर्क ही नहीं पड़ता, वो इंटेलिजेंट होते हैं 10वीं तक, तो 10th तक के बच्चे होते हैं ना वो होते हैं इंटेलिजेंट लाइक, अब नहीं होते, अब वही सेम दिमाग है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अभी हो गया डिस्टेंस को चेंज किया मैंने, तो सीधी सी बात है, देख थोड़ा दिमाग लगाना, कई बार ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट। अगर वो डिस्टेंस कम कर रहा है तो फोर्स बढ़ेगी, सीधी बात। अगर वो डिस्टेंस बढ़ा रहा है तो फोर्स, सीधी गेम। ठीक है, अगर मास बढ़ा रहा है तो फोर्स, मास कम कर रहा है तो फोर्स, मास का तो सीधा सीधा है, जैसे बोलता है, तो अगर आपका मास कैपिटल वाला 2 गुना बढ़ जाए, ठीक है, और स्मॉल वाला भी 2 गुना बढ़ जाए, तो न्यू फोर्स आपकी क्या होगी? डिस्टेंस सेम रहेगा, ये बात दोनों भी दे सकता है, डिस्टेंस भी चेंज कर दिया, क्या होगी? तो कुछ नहीं है, पहली वाली तो सेम होगी सर, एफ इक्वल टू जी एम एम आर का स्क्वायर। ये कब की फोर्स है, मास वगैरह बढ़ने से पहले की फोर्स है ना? ठीक है पंकुल भाई। अब देखो एफ डैश क्या रहेगा, एम डैश कैपिटल स्मॉल एम डैश अपॉन आर का स्क्वायर। एफ डैश क्या हो गया, जी एम डैश क्या हमारा 2 टाइम्स एम, स्मॉल एम डैश क्या है 2 टाइम्स स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर, 2 2 क्या हो गया 4, एफ इक्वल टू 4 जी एम एम अपॉन आर का, ठीक है 4 है, तो क्या हो गया एफ डैश है ना, तो क्या हो गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या एफ, तो क्या हो गया 4 गुना बढ़ गई। तो कई बार आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, बाकी सेम रखें, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ट्रिक में चले जाओ ना, 2 2 4 तो 4 गुना, अगर ये 4 गुना इधर अगर देख डिस्टेंस में चेंज नहीं कर रहा, डिस्टेंस में चेंज नहीं कर रहा, तो ऊपर सीधा मल्टीप्लाई करके बोल दो इतना गुना बढ़ेगी। इधर दे दिया 3m हो गया, इधर 9 हो गया, क्या होगा 27 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहा, अगर डिस्टेंस को चेंज कर रहा है तो साइड में निकाल लेना, कोई दिक्कत हो सकती है। क्लियर, क्लियर है पंकज, समझ आ रहा है? ओके है, आपको समझ आ रहा है बच्चे, सही चल रहा है? ठीक है, तो ये होता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का लॉ, और इस प्रकार से आपको सवाल आ सकते हैं। क्लियर? अब बोलता है ये हो गया ग्रेविटेशन। अब बोलते हैं ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी से पहले आपने एक चीज समझनी है, फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल होता है कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, गिर रहा है, मगर इसमें सिर्फ एक ही चीज लग रही है, वो है ग्रेविटी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा फ्री फॉल है, मतलब जब ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है और कुछ नहीं, अर्थ के अट्रैक्शन की फोर्स। ग्रेविटी होती क्या है यार, पहले ये बता देता हूँ, ग्रेविटी क्या होती है, ये भी क्या है आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम अर्थ पे रह रहे हैं या किसी प्लेनेट पे रह रहे हैं, तो अर्थ पे रह रहे हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ओवर इट, अर्थ और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच की जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। इसमें एक सिनेरियो है, फोर्स सिर्फ अर्थ लगाएगा, फोर्स कौन लगाएगा, ग्रेविटेशन में दोनों लगाएंगे, ग्रेविटी में कौन लगाएगा, सिर्फ अर्थ लगाएगा। तो जब कोई बॉडी गिरती है ना, अब देख यहां से जब मैं बॉडी गिरा रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ हवा शवा कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी है, तो सेम स्पीड तो गिरेगी नहीं, स्पीड तो बढ़ती जाएगी, नीचे आएगी। वो जो स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब क्या हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है। इधर से इधर मान ले 10 की स्पीड से, इधर गिरेगी 19 की स्पीड से, इधर गिरेगी 28 की स्पीड से, जब पास आते जाओगे तेज स्पीड से गिर जाएगी। तो मतलब बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट कौन करा रहा है, ग्रेविटी करा रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, क्या होती है? 9.8 मीटर पर। इसका मतलब अर्थ उसको इस स्पीड से खींच रही है। हाँ, तो जी की वैल्यू 9.8 लेके चलते हैं ना मैक्सिमम केस में। तो 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, अर्थ उसको इस स्पीड से अपनी तरफ खींच रही है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी? ठीक है, अब देखो अर्थ स्पीड से खींच रहे ना। अब बोलता आप बताओ हमें रिलेशनशिप। एक मिनट, ये छूट जाएगा। हमने वो तो पढ़ लिया लेकिन हमने डायमेंशन नहीं पढ़ी किसकी, कैपिटल जी की, क्योंकि मुश्किल बन जाती है। डायमेंशन पता ना, एमएलटी किया था बेटा, याद है आपको? याद है एमएलटी किया था, आप आए नहीं थे। यही तो गेम होती है? ये एक दिन था वो, उस दिन आप लोग छुट्टी पे थे। वो दिन था, उस दिन था वैलेंटाइन डे, है ना? है नहीं थी छुट्टी? वैलेंटाइन डे थी। हम मैं पढ़ा भाई, तुम्हें छुट्टी थी, तुम नहीं आए थे, तुम मना रहे थे, हम यहाँ पढ़ा रहे थे। तो सब ओ प्रावा तू रहने दे, तू बच्चों का पूछ ले। आए थे नहीं, मैंने क्या बोला? जो आना चाहता है वो आ जाना। हम आए, हमने क्लासेस की 3-4 क्लासेस की। हाँ ठीक है। देखो ऐप पे कुछ, अब देखो डायमेंशन निकालनी है ना। अब डायमेंशन निकालनी है जी की। डायमेंशन होती है उस फार्मूले में मास कितनी बार आ रहा है, लेंथ कितनी बार, टाइम। अभी अभी समझ आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। देख पहले हम करते हैं फोर्स की, निकालते हैं साइड पे। फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? समझना, लिखना नहीं। मास एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तब तक ले जाओ, तब तक सिंगल ना हो जाए। वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये वाला टाइम साथ में चलेगा, 2 टाइम हो गए ना। लिखना नहीं। फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम अलग करते हैं वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम। फोर्स में मास कितनी बार आ रहा है? एक बार। डिस्टेंस लेंथ, लेंथ कितनी बार आ रही है? एक बार। टाइम 2 बार। नीचे और ऊपर आके क्या हो जाएगा? -2। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, कितनी बार आएगा। मास लेंथ और टाइम का ही होता है, ये फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। इसका लेक्चर भी कराऊंगा मैं अलग से। मास लेंथ और टाइम कितनी बार आ रहा है, ठीक है? अब देखना फोर्स में मास कितनी बार आ रहा है? एक बार। लेंथ एक बार, टाइम 2 बार। अब ध्यान से सुनना, पहले इधर जी का निकालना, तो जी क्वेश्चन रहने दे। ये 2 बार है ना मास, m2। ये क्या है? L2। इसको उधर m1 L1 T-2, ये ऊपर आके करेगा L2 और नीचे करेगा m2, ठीक है? उतर ये थल्ले आ गया, ये ऊपर चला गया, सही है? तो अब देखना, ये 1 में से 2 गए, -1, 1 है और 2 है, तो कितना रहेगा? L T-2। ये आ गया जी का डायमेंशनल फार्मूला। क्या गया? डायमेंशनल। क्या होता है? जैसे कोई भी फार्मूला होता है ना, उसमें मास कितनी बार आएगा, लेंथ कितनी बार आएगा, टाइम कितनी बार आएगा। तो अब देख, इसमें इतना कॉम्प्लेक्स है, पहले हम फोर्स का अलग से निकाल लेते हैं। फोर्स में ये होता है, उधर लिख दिया, इधर 2 बार मास है सीधा m2, इधर डिस्टेंस है, लेंथ का होता है ना, तो लेंथ 2, ठीक है? उधर भेज के क्रॉस कर दिया। ये डायमेंशन फार्मूला पूछ सकता है, जी का पूछ सकता है। आपके पास 2 तरीके, या तो निकालना सीख लो या जी का याद ही कर लो। m-1 L3 T-, सही है? याद रहेगा, याद रहेगा। तुम एक बात का तो भरोसा करो, जो भी तुम साइंस पढ़ोगे 15-20 दिन, अपने लेवल पे, जो अपने एग्जाम के हिसाब से सबसे जबरदस्त पढ़ोगे। ये बच्चा है, ये सीडीएस की तैयारी करके भी आया हुआ है, इसने वहां पे ये चीजें पढ़ी हुई है, तो ये आपको बेटर बता सकता है कि किस लेवल की तैयारी हो रही है। मुझे पता है आपको लगेगा कई बार कि हम बड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, ये वो, कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाता एक्स्ट्रा, ठीक है? कहीं नहीं जाता एक्स्ट्रा, इधर ही तुम्हारे दिमाग में रहेगा, ठीक है? अब देखो अगला, देखो क्या है? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। देखो स्मॉल जी और कैपिटल जी है तो दोनों फोर्स ही ना, दोनों क्या है? फोर्स ही है, ठीक है? तो स्कीम है, ठीक है? शिवरात्रि तो नहीं मना ली कल? है 2-2 दिख रहा हो, व्रत रखा था तो बात तो नहीं बन रहा शामी। देखो जी का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स का एक फॉर्मूला ये हमने नया पढ़ा, जी m/r का, इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ये हमने फोर्स का नया फॉर्मूला पढ़ा यूनिवर्सल लॉ से, अंकुल भाई बोर्ड पे देखना जरूरी है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, m × a होता है। क्या होता है? होता है, ये पहले का पता है। बट जब हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन और जी एक ही चीज होती है,
एक्सेलरेशन और जी, जी भी तो एक्सेलरेशन है। इस फार्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इक्वल टू एम जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों को कंपेयर कर दें। क्या हो जाएगा देखना, एफ इक्वल टू, अब देखना इनको कर दिया ना, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये कट गया, पीछे क्या बचा, एम जी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्मॉल एम से स्मॉल एम गया, तो जी का क्या फॉर्मूला बचा, जी एम अपॉन आर का। ठीक है, ये पता क्या बोलता है, ध्यान से, जी की वैल्यू 9.8 निकालनी हो ना, अगर ये अपने काम का नहीं है, जी की वैल्यू 9.8 निकालनी कैसे निकल सकती है, कैपिटल जी का वैल्यू डाल दो, एम आ गया मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास डाल दो कितना होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी शायद, मास डाल दो, और रेडियस ऑफ अर्थ जो कि होता है 6400 किलोमीटर, इन सब की वैल्यू डालोगे ना, जब इनको डिवाइड करोगे 9.8 ही आता है, मतलब ऐसे रैंडम वैल्यू नहीं है, वैल्यू निकली हुई है, बस अपने काम का नहीं है। ठीक है, ये काम का, लेकिन अपना डेरिवेशन नहीं करनी है, सीधा जी का फार्मूला ये होता है, एक का फार्मूला ये भी होता है जी का। ठीक है, सही है, स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन पूछता है पेपर में ये। ठीक है, इसमें क्या है, जो कैपिटल एम है वो क्या है आपका मास ऑफ अर्थ, क्या है मास ऑफ अर्थ, यार इसकी वैल्यू एक बार चेक करना, मेरे हिसाब से ये होती है, ये होती है क्या, और आर होता है रेडियस ऑफ अर्थ, आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, तो मेरे हिसाब से इसकी होती है 64,100 है, 6400 किलोमीटर, ये वैल्यूज होती है, याद करनी पड़ेगी, करना एक बार कितनी होती है, वो तो ठीक है 16 हाँ ठीक, उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है 6400 किलोमीटर होती है, यही होती है, अब पावर में लगे 637 हाँ वही 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको याद करनी है, इस पूरी में ये सब नहीं है, ये डायमेंशन याद करने वाली चीज है, पेपर पूछ सकता है, उसके बाद ये रिलेशन पूछ सकता है पेपर में, और ये वैल्यूज, ठीक है, और कुछ नहीं, और कुछ डेरिवेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे आया, कंसेप्ट तो पढ़ने पड़ते हैं ना, आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो उसके पीछे आप पढ़ते हैं ना करंट कैसे होती है, क्या होता है कॉलेज फोर्स, बाद में लिखना तो यही है, ये कहाँ ज्यादा लग रही है कहाँ कम लग रही है, वो तो तभी बता पाओगे ना जब कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है सर, आगे बढ़े, देखो जी, अच्छा अब पता है ग्रेविटी आपको पता है हर जगह सेम नहीं होती, ठीक है, कहीं पे ज्यादा होती है कहीं पे हाइट के साथ डिक्रीज, डेप्थ के साथ भी डिक्रीज। क्लियर, आगे बढ़े, देखो अब क्या होता है, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, जो स्मॉल जी की वैल्यू वो कैसे चेंज करते हैं देखना, मैं सिंपली दिखाऊंगा आपको, जब हाइट बढ़ेगी ना, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, जी के साथ जी वैल्यू क्या करेगी इंक्रीज, फार्मूला मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद ऐसा कुछ था, कैसे शायद, ठीक है 1+2 आर, एग्जैक्ट याद नहीं, अब ये याद रख लो कि हाइट बढ़ेगी तो जी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं कम होगी, हाइट से बढ़ेगी, क्योंकि आप इधर से ऊपर जाते जाओ तो हाइट कम ही होगी, और अगर डेप्थ में जाओगे अर्थ के सेंटर की तरफ जाओगे तभी जी की वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज। आपके काम का है शेप के साथ क्या होगा, देखो अर्थ की शेप कैसी है, ऐसे तो जियोइड है, लेकिन अगर आप बात करो अर्थ का जियोइड का मतलब अपनी ही शेप है, ज्योमेट्री में नहीं है वो, अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर ऐसा है, एक एलिप्स है पिचका हुआ है, ठीक है, एक लाइन होती है जिसको आप क्या बोलते हो इक्वेटर, और ये क्या होती है जो भी होती है पीएम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं ना इसको, ये हो गया सेंटर, ये क्या हो गया, अब आप एक चीज, ये पोल्स होता है ना यहाँ पे, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, और यहाँ पे क्या होता है इक्वेटर होता है, ध्यान से देखना, ग्रेविटी कौन सी फोर्स होती है सेंट्रल फोर्स, मतलब एक सेंटर से लगती है, तो सीधी सी बात है जो सेंटर से सबसे पास होगा वहां पे ज्यादा लगेगी, दूर होगा तो सेंटर से पोल पास में होते हैं और इक्वेटर दूर होते हैं, तो पोल पे ग्रेविटी होती है मैक्सिमम, इक्वेटर पे ग्रेविटी होती है मिनिमम, तो बोलता है जब आप पोल से इधर के लिए जाओगे तो ग्रेविटी डिक्रीज करेगी, और जब इधर के लिए जाओगे तो ग्रेविटी, समझ रहा है क्यों करेगी, क्योंकि डिस्टेंस की गेम है ना, जैसे मान लो मैंने इधर मैग्नेट रख लिया, मैग्नेट के एक इतने पास लोहा रख लिया एक दूर रख लिया, तो किसको खींचेगा, पास वाले को ज्यादा खींचेगा, वही गेम है ग्रेविटी। ठीक है, शेप के साथ ऐसे चेंज होती है, पोल पे ज्यादा ग्रेविटी होती है, कई बार आप 10 वैल्यू लेते हो पोल के लिए ही है, ठीक है क्लियर, समझ रहा है 10 वैल्यू लेते हैं
वो किसके लिए है? पोल के लिए। और 9.8 है इक्वेटर। इक्वेटर में कम होती है ग्रेविटी, वैसे ऐसे बता रहा हूँ आपको एग्जांपल देके, ठीक है? क्लियर? बच्चे टॉपिक लिखे थे। लिफ्ट। अब देखो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, आपको पता है? जब हम, आपने मंगलयान मूवी देखी है? मंगलयान मूवी देखी है, मंगलयान अक्षय कुमार की? उसमें क्या गेम होती है कि फ्यूल की जरूरत पड़ती है, ठीक है? अपने पास फ्यूल कम होता है। अब वो बोलता है कि इतना फ्यूल तो हम दे नहीं पाएंगे, तो वो बोलता है क्यों ना हम इसको रोटेट करवाएं, एस्केप वेलोसिटी में पहुंचा दे, जब एस्केप में पहुंच कर निकल जाएगा। मतलब अर्थ ना एक, जैसे यहाँ पे अर्थ है, यहाँ तक वो अपनी तरफ खींचता रहेगा। जैसे तुमने ये वाली ऑर्बिट पार कर दी, फिर अर्थ का कोई लेना देना नहीं है, वो बाहर ही जाएगा। तो वो वेलोसिटी जहां से हम चीज को छुड़ा सकते हैं अर्थ की ऑर्बिट से, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? देखो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv का स्क्वायर। अगर मैं बोल दूं ये वर्क की फॉर्म में स्टोर है, वर्क का फार्मूला क्या हो गया है? 1/2 mv का, तो फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ऐसे वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? फोर्स क्या होगी? जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? आर, जो थोड़ी बहुत होगी आर ही होगी, छूटेगा तो क्या हो जाएगा? जी एम एम अपॉन आर। यहां तक ठीक है? वर्क दोनों को कंपेयर कर देंगे। दोनों को कंपेयर कर देंगे। हेलो, बड़ी तरह बताइए इसकी। हाँ कब की कर दी सर, आप चेक ही नहीं करते हो? मैंने संडे को ही करी, वो मंडे सैटरडे की हुई है। हाँ जी, अभी क्लास में सर बात नहीं कर सकते, ठीक है? देखो ये समझ, दोनों को आपने ये सब थोड़ी याद रखनी है लस्सी। ये याद रखो, वर्क हो गया 1/2 mv का स्क्वायर, वर्क हो गया जीएमएम अपॉन आर, ठीक है? अब देखो ज्यादा, ठीक है? अब ये क्या रहेगा? वी स्क्वायर इक्वल टू 2 जी एम अपॉन आर, ठीक है? अब एक चीज याद रखना, ध्यान रख, ध्यान रखना, पी आपको रहेगा रूट 2 GM अपॉन आर। अब मैंने आपको रिलेशन बताया था, स्मॉल जी का था, जी इक्वल टू GM अपॉन आर का स्क्वायर। तो लिखते जा, तेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ना, इधर सुन ले पहले। ये दो आर है ना, एक आर मैंने भेज दिया इधर, उधर क्या बचा? जीएम अपॉन आर की जगह जी आर लिख सकता हूँ, जीएम अपॉन आर की जगह लिखूंगा रूट 2 GR। ये होती है आपकी एस्केप वेलोसिटी। ये क्या होती है? कितनी होती है जनरली? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपकी डेरिवेशन है। डेरिवेशन कैसे की? मैंने वर्क से की। देखो अगर आप किसी कोई चीज घूम रही है तो काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वर्क हो रहा है। काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी पता है? काइनेटिक होती है जो किसी बॉडी के मोशन की वजह से आती है, मोशन की वजह से आती है, वो होती है 1/2 mv का। ये वर्क की फॉर्म स्टोर हो गया वर्क का। वर्क का एक फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है। फोर्स हमने अभी ग्रेविटेशन में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट आर है, कट गया, ये बच गया। दोनों को कंपेयर किया, एम से एम कट गया, बी स्क्वायर। अब ये किसी खाते में नहीं पढ़ रहा था, लेकिन स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे आर को दिक्कत दे रहा था अपने को, अपने को सिर्फ आर चाहिए था। एक आर मैंने इधर भेज दिया तो क्या हो गया? जी आर। तो इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया? जी आर। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो ग्रेविटी पे, एक रेडियस पे, और किसी फैक्टर मास वास किसी पे डिपेंड नहीं करता। एस्केप वेलोसिटी वजन वजन पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है? ग्रेविटी पे और डिस्टेंस पे, अर्थ से कितना डिस्टेंस है, ठीक है? इतनी वैल्यू होती है 11.2। तो आपको क्या याद रखना है इस सब में? क्या याद रखना है? ये होती है एस्केप वेलोसिटी फार्मूला, रूट 2 GR। जी क्या हो गया? ग्रेविटी, आर क्या हो गया? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सही है? क्लियर हो गया? अब एक होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। वो क्या होता है? अगर आपने वेलोसिटी देनी है, ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में घूमता रहे, ज्यादा दे दी तो एस्केप में चला जाएगा, कम दे दी तो अंदर आ जाएगा। एक्चुअल में सैटेलाइट क्या होता है? एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देते हैं और वो फ्यूल की भी गेम होती है, वो चलती रहती है। सबसे बड़ी एग्जांपल है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है तो जिस स्पीड से अर्थ घूमती है ना, उसी स्पीड से वो घूमती है, और वो एक ही जगह पे दिखेगी, हमें पूरा दिन एक ही जगह पे दिखेगी। इसका मतलब वो हमारे हिसाब से ही घूम रही है।
वो अर्थ की ऑर्बिट में होती है, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट उसको बोलते हैं, वहां पे हम उसको फेंक देते हैं, वो चलती रहती है, ठीक है। तो अगर हमने ज्यादा वेलोसिटी दे दी तो पार चला जाएगा, कम दे दी तो अंदर आ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ये भी ऐसे निकालना है। फोर्स के दो फॉर्मूले, एक फार्मूला जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, ये बड़ा काम है, न्यूटन लॉ, इसी की बात कर रहे हैं। दूसरा आपको पता है फोर्स होती है सेंट्रीपिटल, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल होती है जो अंदर की तरफ लगती है, सेंट्रीफ्यूगल होती है जो लस्सी जो होती है ना पहले, है ना, तो वो जो अंदर की तरफ लग रही है वो क्या है, सेंट्रीपिटल, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल। एक धागा इसमें बांधेंगे, घुमाएंगे, तो वो ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, एक ही जगह पे घूम रहा है, तो बाहर के लिए सेंट्रीफ्यूगल लग रही है, अंदर के लिए तभी वो अपनी जगह पे फिक्स घूम। अगर मैं थोड़ी सी फोर्स कम कर दूं अंदर गिर जाएगा, ज्यादा लगा दूं तो यहाँ पे कौन सी लगेगी, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, ये फार्मूला लिखना है। इसका होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, क्या होता है, एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय, और सेंट्रीफ्यूगल का भी यही होता है, बस माइनस लगता है, क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर, दोनों का फार्मूला सेम है। सेंट्रीफ्यूगल बाहर के लिए लगेगी, सेंट्रीपिटल अंदर के लिए। अब दोनों कंपेयर करें इनको, देखो वही हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या बनेगा, जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, सेम ही ठीक है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम से एम उड़ाओ, वही बात आई है, जी एम, एक इधर एक ही आर बचेगा ना, कट जाएगा ना सामने सामने, एक आर इक्वल टू वी का स्क्वायर, जी एम अपॉन आर क्या होगा, उसका क्या था हमारा, कभी यार नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हुई है, ऑर्बिटल वेलोसिटी उसका 2 जी आर आया था ना, हाँ बस फिर तो सही है, वहां 2 जी आर आया था ना, अब जो बी स्क्वायर है ना, जी एम अपॉन आर किसके बराबर आएगा, जी आर के बराबर। अभी किया कैसे है पता ना, कैसे आएगा देखना यार, जी का होता है जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, दो में एक आर ऊपर आ जाएगा, जी एम अपॉन आर, इधर क्या हो जाएगा, जी आर, ये बन जाएगा रूट, उसमें रूट 2 जी आर होता है, एस्के वेलोसिटी का होती है रूट 2 जी आर, और ये कितनी होती है, सिर्फ रूट जी आर। इसकी वैल्यू होती है मेरे हिसाब से 7.8 किलोमीटर पर, ये कम ही होगी ना ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप ज्यादा होगी, तो ये भी पूछ सकता है एस्केप ज्यादा होगी कि अब देख, ऑर्बिटल से थोड़ी सी ज्यादा करेगा, 11 की करेगा तो पार, ठीक है, ऑर्बिट भी छोटी थोड़ी होती है, ऑर्बिट बहुत बड़ी होती है, तो ये होता है रूट जी आर। ये समझ आया कहाँ से आया, समझ आया, समझ आ रहा है कहाँ से आया, कोई लेना देना भी नहीं है अपने को, ठीक है हाँ, मेनली क्या करना है हमने, कौन से प्रूव करना है, लेकिन बस ये डेरिवेशन यहाँ से प्रूव करते हैं, इसमें सेंट्रीपिटल क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है, ठीक, उसके बाद क्या है टॉपिक, केपलर के लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, ठीक है। तो केपलर ने बताया कि प्लैनेट कैसे घूमते हैं, केपलर के 3 लॉ हैं, ठीक है, केपलर लॉज। केपलर का जो पहला लॉ है ना, वो ये बोलता है हर प्लैनेट एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है, यहां से मैं ऐसे बना देता हूँ एलिप्स का, बोलता है इसमें 2 फोकस होते हैं, ये होता है F1, ये होता है F2, बोलता है एक जो फोकस है वो क्या होता है, लोकस हम उसको बोलते हैं, सेंटर क्या बोलते हैं, इसमें से एक फोकस में क्या होगा, सन होगा, इसमें भी हो सकता है इसमें भी हो सकता है, इसमें क्या होगा, सन होगा, बाकी जी ऑर्बिट में क्या घूमेंगे, प्लैनेट्स घूमेंगे। ये आपका आ गया केपलर का फर्स्ट लॉ, इतना ही है केपलर का प्लैनेट फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये बोलता है प्लैनेट जो है वो एलिप्टिकल पाथ में घूमेंगे, कौन सा पाथ है, एलिप्टिकल पाथ, एलिप्टिकल पाथ में घूमेंगे, ठीक है, 2 फोकस होंगे F1 और F2, फोकाई भी बोल सकते हैं, लोकस भी बोल सकते हैं, लोकस होता है सेंटर, ये F1 है, ठीक है, या तो F1 पे आपका सन होगा या तो F2 पे सन होगा, एक साइड से वो सन के पास पड़ेगा, एक साइड दूर पड़ेगा, जहां पे पास पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, एपीहिलियन, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेरिहिलियन, पहले ही देखना यार, पेरिहिलियन, और इसको क्या बोलेंगे, एपीहिलियन, और भी नाम होते हैं कुछ, ठीक है, पास वाला होगा एपीहिलियन, दूर वाला क्या होगा, पेरिहिलियन, भाई सन से दूर है पेरिहिलियन पे, पास है एपीहिलियन पे,
दूर होगा सर्दी है, पास होगा गर्मी है। ठीक है, कहानी से सेट हो गई। ठीक है, और यहाँ पे एक पंगा और होता है, जब आप बोलते हो ना यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ के यूनिफॉर्म में होता है, रास्ता छोटा पड़ जाता है। क्लियर, ग्रेविटी से जल्दी बेंड होता है। ये हो गया फर्स्ट लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ बोलता है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। मतलब अगर ये वाला एरिया पूरा करने में इसको T1 लगा, अगर यहां भी सेम एरिया है तो इसको भी पूरा करने में T1 लगे। 10 किलोमीटर करने में 10 सेकंड लगे, दूसरा 10 किलोमीटर में भी 10 सेकंड ही लगेंगे। तो ये बोलता है, पहले वालों को बोलते हैं लॉ ऑफ प्लैनेट, शायद लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहले वालों को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरे वालों को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। इसके अकॉर्डिंग इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल। तीसरा लॉ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बोलता है अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के क्यूब के। मतलब उतना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा टाइम, सीधी सी बात, जितना कम डिस्टेंस उतना कम टाइम। तो इसमें ये याद है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। ठीक है, मेरे हिसाब से ग्रेविटेशन में यही था। अगर आपको कोई टॉपिक लगता है बता देना तो मैं करा दूंगा, अदरवाइज ग्रेविटेशन खत्म है। लिफ्ट वाली प्रॉब्लम न्यूटन मैं उसमें करा दूंगा वर्क में। ठीक है, लिफ्ट है ना वो जो अपेरेंट वेट बोल रहा है, तो ठीक है वो उसमें करा देंगे। वो तो लॉ ऑफ मोशन में है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये खत्म है और हमारा पूरा रिकॉर्ड भी हो गया ग्रेविटेशन। इसके बस एमसीक्यू रहेगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लें। यूट्यूब पे भी भेजेंगे कोई कोई।